यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी आर स्टार्टिंग विद यूजीसी नेट मैनेजमेंट बैचेस और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीएडीएम के साथ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेक्चर नंबर 1। तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन नाउ। तो जितने बच्चे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है तो बता दें, एग्जाम्स की डेट आज आरपीएससी की तरफ नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोग जल्दी से आप जुट जाइए तैयारी करने में, सभी लोग विदाउट टाइम खराब किए। 22 सितंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में, 22 सितंबर से लेकर 22 सितंबर टू 9 ऑफ अक्टूबर, इस बीच में कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। इस बीच में कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है, तो आप लोग अब जुट जाइए तैयारी में बिना समय खराब किए। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे यूजीसी नेट मैनेजमेंट की, कई सारे बच्चे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के भी हैं, जो बच्चे यूजीसी नेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में जिन्होंने फॉर्म डाला है मैनेजमेंट से, वो सब बच्चे जुड़ सकते हैं आज मेरे साथ। पहली बार में क्वालिफाई करिए नेट और आरपीएससी क्वालिफाई करिए पहली बार में। केवल जस्ट 90 डेज में यू विल बी क्वालिफाइड आरपीएससी इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में पहली बार में क्वालिफाई करिए आरपीएससी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या यूसी, सिलेबस सेम है आरपीएससी का और मैनेजमेंट का। जो बच्चों ने मैनेजमेंट से नेट क्वालिफाई किया है वही बच्चे राजस्थान में पेपर दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यूनिट 1 का हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करने वाले हैं पूरे। So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since 11 years of teaching and research experience, पिछले 11 सालों से लगातार इंडिया के टॉप टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं। आईआईएम लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एलपीयू, एमआईटी यूनिवर्सिटी, शारदा, आईएफएमटीआर, यूपी गवर्नमेंट, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं। पिछले 11 सालों में 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं अकेले कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में। क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। वैसे तो कई बार है, बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन क्वालिफाई 4 टाइम्स UGC NET JRF in a commerce and management. Published more than 20 research paper in a top quality index journals like Scopus, Thomson Reuters, UGC Care, UGC listed. MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको पूरा अलग से हिंदी मीडियम का नोट्स मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम का नोट्स मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम का नोट्स मिलेगा। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एक बार सब लोग हाई हेलो कर दो, कौन कौन जुड़ा है। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। एक बार हाई हेलो कर दीजिए जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक की जाएंगे हम लोग। एक एक टॉपिक अगले 3 महीने में पूरा सिलेबस यूजीसी नेट मैनेजमेंट का और आरपीएससी का कंप्लीट कराने वाले हैं हम लोग। इस कोर्स की वैलिडिटी तब तक की एग्जामिनेशन नहीं होगा जब तक कि आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर जो बच्चे नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब तक कि नेट क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक कि आप लगातार जुड़ सकते हैं मेरे साथ। पेपर आपका डेट पता ही है, 22 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में पेपर हो जाना है। तो जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, उन दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। पहली बार में नेट क्वालिफाई करिए, पहली बार में आरपीएससी क्वालिफाई करिए मेरे साथ, गारंटेड।
आज बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग द पीपल, ट्रेनिंग देम, कंपनसेटिंग देम, डेवलपिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू देम, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू रिटेन देम। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मानव संसाधन, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। अगर हम लोग एक लाइन में अगर डिफिनेशन की बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो जो वो डिफिनेशन क्या है? राइट प्लेस एट अ राइट टाइम एट अ राइट, ठीक है? तो राइट मैन एट अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और तो कहीं ना कहीं आपको सही समय पर सही नौकरी करना और सही इंसान को रिक्रूट करना, दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो एचआरएम इज द बैकबोन ऑफ इन एचआरएम इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक बैकबोन है दुनिया का कोई भी संगठन। ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशन हु जस्ट वांट टू बी गेट इट सर्टेन सक्सेस इन द मार्केट, जो भी संस्थाएं, जो भी संगठन, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हैं, दे हैव टू बी रिक्रूट द वेरी स्किल्ड एम्प्लॉयज। विदाउट द परफेक्ट एचआरएम, एक बिना विदाउट परफेक्ट एचआरएम यू कैन नॉट रन योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन। सो ह्यूमन रिसोर्सेज इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग द पीपल, लोगों को नौकरी पर रखना, ट्रेनिंग देम, उनको ट्रेनिंग देना, कंपनसेटिंग देम, उनको कंपनसेट करना, उनको पैसे देना, सैलरी देना, डेवलपिंग द पॉलिसीज रिलेटेड टू देम, उसके अलावा पॉलिसीज को डेवलप करना, डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज टू रिटेन देम, और लगातार ऐसी एचआर पॉलिसी बनाना जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयज को लगातार लंबे समय तक की रिटेन करते रहें। एज ए फील्ड, एचआरएम हैज अंडरगॉन मेनी चैलेंजेस ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। हम लोगों को पता है पिछले 20-30 सालों में बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं। गिविंग इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट रोल्स इन अ टुडे ऑर्गेनाइजेशन। इन द पास्ट, एचआरएम मीन्स processing payroll, sending birthday gift to the employees, arranging company outings, making some sure forms were filled out correctly. पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले जो एचआरएम की डिफिनेशन थी, अब पूरी तरह से बदलाव चेंज हो चुकी है। बिकॉज अर्लियर एचआरएम बहुत वेरी लिमिटेड रोल, बहुत लिमिटेड रोल हुआ करता था एचआरएम का, बट नाउ डेज एचआरएम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत वाइड रोल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्रूटिंग टू आपको एग्जिट इंटरव्यू। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एग्जिट इंटरव्यू टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के टाइम में हम लोग चाहते हैं कि एक बार इंसान को रिक्रूट कर लें तो उसको लंबे समय तक की रिटेन करके रखें। तो एचआरएम इज प्लेइंग द वेरी वाइटल रोल, बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो एचआरएम क्या है? एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मानव संसाधन, किस तरीके से आपको एचआरएम मेंटेन करना है ताकि यू कैन एम्प्लॉय द पीपल्स, यू कैन ट्रेन द पीपल, यू कैन अप्रेज द परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, यू कैन डेवलप द पॉलिसीज। समटाइम्स वी हैव टू बी डेवलप द पॉलिसीज। हम लोग ऐसी पॉलिसीज डेवलप करें, ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करें जिससे उनको लंबे समय तक की अपने साथ जोड़ के रख सकें। रोल ऑफ द एचआरएम, keep in mind that many functions of HRM are also takes the other department managers perform, which is what makes the information important. Despite the career path taken, most expert agrees on 7 main roles that HRM plays in the organizations. तो कई सारे रोल हैं HRM के, आगे हम बताएंगे। What are the functions of HRM? We have managerial function, we have operating function, ठीक है? तो कई सारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। अगर मैनेजरियल फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये किस में आते हैं? हम इन सबको एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू। कौन करेगा, क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन करना, आपस में सबको एक बीच में समन्वय बिठाना, ऑर्गेनाइज द थिंग्स। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको बता दें, ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट, प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है समन्वय करना, डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन करना, कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो मैनेजरियल फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बताएंगे भी आगे आपको। ऑपरेटिव फंक्शंस में स्टाफिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ एचआरएम, स्टाफिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन। स्टाफिंग क्या होता है? जॉब, स्टाफिंग के अंदर क्या आएगा? जॉब एनालिसिस, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट,
इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी। डेवलपमेंट में कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट, 360 डिग्री फीडबैक। कंपनसेशन में जॉब डिजाइन, वर्क शेड्यूलिंग, जॉब इवेल्युएशन, कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव एंड बेनिफिट। ठीक है, ये सब कुछ एक एक करके सब कुछ बताएंगे। आगे मेंटेनेंस और इंटीग्रेशन। मेंटेनेंस में हम लोग एम्प्लॉयज की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे, वेलफेयर की बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटीज की बात करेंगे। तो मेंटेनेंस में वी हैव टू बी मेंटेनेंस द आवर एम्प्लॉयज आल्सो, बिकॉज ऑल दोस पर्संस हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने के जितने लोग एक संगठन में, एक संस्था में जो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो एक संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सो बीइंग एन एचआरएम, बीइंग एन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, एक एचआरएम मैनेजर के नाते आपकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मेंटेनेंस योर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट हुआ एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, ग्रीवेंसेस, डिसिप्लिन, ट्रेड यूनियन, पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये हम लोग कह सकते हैं, ये कुल मिलाकर ये मेरा सिलेबस भी है, एक मेरा सिलेबस भी, इतना सब कुछ आपको एचआरएम के अंतर्गत हम पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार ये सब नोट कर लीजिए, आपको पीपीटी ग्रुप में मिल जाएगी जो बच्चों ने। ठीक है, अभी 3 दिन तक की डेमो चलेगा, 3 दिन तक लगातार डेमो चलेगा, उसके बाद पेड क्लासेस हो जाएंगी। जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो वो लोग ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया अभी तक की। स्टाफिंग में डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। अब आया स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या होता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, मानव संसाधन प्रबंधन का स्कोप क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना। अगर हम लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर एंड प्रमोशन ये काम होता है। वेलफेयर एस्पेक्ट की अगर बात करेंगे, हाउसिंग प्रोवाइड कराना, लंच रूम, हेल्थ एंड सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट की अगर बात करेंगे, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, नेगोशिएशन, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग। अगर किसी को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी को कोई ग्रीवेंसेस है, तब भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाते, बीइंग ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, एचआर मैनेजर के नाते आपको वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आया एचआरएम इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसको हम लोग अगर उसमें बात करें पेस्टल भी बोल सकते हैं, पेस्टल। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, एच स्टैंड फॉर सोशल एंड कल्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, again E for environmental, and L for legal. So these are the HRM environmental factor which we have to be cover at any cost. Very good evening everyone. तो HRM इन्वायरमेंट के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें। टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में देखिए लगातार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में फेल्यूर की स्थिति फेस करनी पड़ेगी। सो बीइंग एन एचआर मैनेजर वी हैव टू बी अप टू डेट, हमको अप टू डेट रहना पड़ेगा मार्केट के अनुसार। वी हैव टू बी यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो मार्केट में फेल्यूर की स्थिति फेस करनी पड़ेगी। तो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग की तो दिस एचआरएम के ये जो फैक्टर है इट इज टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर। एचआर मैनेजर के हाथ में नहीं होते, नियंत्रण में, अनकंट्रोलेबल मतलब नियंत्रण में नहीं होते। बट मुद्दा ये है कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से काम करना है ताकि इसको अनकंट्रोलेबल को कंट्रोलेबल बना सकें। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लगातार अपग्रेड टेक्नोलॉजी हो रही है, तो आप इस तरीके से काम करिए ताकि अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आप यूज कर पाए। इकोनॉमिकल, कभी मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, कभी मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल फैक्टर इज अगेन टोटली अनकंट्रोलेबल, आपके हाथ में नहीं है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, सरकार ने योजना चेंज कर दी,
सरकार ने बोल दिया नहीं 50% मेल रहेगा 50% फीमेल रहेगा, तो आप चाहकर भी 50% से ज़्यादा फीमेल नहीं रख सकते या 50% से ज़्यादा मेल नहीं रख सकते अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। तो पॉलिटिकल एंड लीगल पॉलिसी अगर सरकार ने चेंज कर दी तो हमको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। यूनियंस, ट्रेड यूनियंस वी आर टॉकिंग अबाउट, लगातार ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेड यूनियंस बनती रहती हैं। सोशल एंड कल्चर, सामाजिक फैक्टर, इसमें पॉपुलेशन हो गई, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, कल्चरल बैरियर्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई। सपोज दैट योर बिजनेस सेटअप इन दिल्ली, दिल्ली में आपका व्यापार है और आपने अगर साउथ इंडियन को रिक्रूट कर लिया या केरला के इंसान को या कर्नाटक में किसी का या तमिलनाडु से, अगर उनको कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज बैरियर होगा, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होगा, तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल। प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, so these are the uncontrollable factor anyhow we have to be controlled. Now HRM environment, internal policies totally आपके हाथ में। 9 to 5 रखना है, सैटरडे को छुट्टी देनी है, संडे को छुट्टी देनी है, सैलरी 5 तारीख को देना है, 7 तारीख को देना है, 30 छुट्टी देनी है एक साल में। सो वॉट एवर द पॉलिसी यू जस्ट वांट टू बी पुट, जो भी आप पॉलिसी बनाना चाहते हो अपने संगठन के लिए, अपने संस्था के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल। ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल होती है। क्या होती है? कंट्रोलेबल होती हैं। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपके नियंत्रण में होती हैं, क्योंकि पॉलिसी पूरी आपके हाथ में, कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन सी पॉलिसी नहीं बनानी है। मिशन, एक होता है विजन, एक होता है मिशन। मिशन और विजन में अंतर क्या होता है? विजन होता है लॉन्ग टर्म का, कि 2030 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेंगे, और उस विजन को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं उसको बोलते हैं मिशन। मिशन हमारा हो गया कि बाय द 2022 या बाय द 25 आई जस्ट वांट टू बी बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी। आपका विजन है कि 2030 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है आपको। तो आपने मिशन बना लिया कि 2022 में या 2023 में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, पहले आप अपने स्टेट की सबसे बड़ी कंपनी बनेंगे, फिर आप नॉर्थ इंडिया की, फिर आप पूरे इंडिया की, फिर एशिया की, तभी जाके कहीं आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकते हैं। तो मिशन स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट दोज स्टेटमेंट विच यू आर मेकिंग टू अचीव योर विजन। तो विजन को अचीव करने के लिए विजन होता है लॉन्ग टर्म, मिशन होता है शॉर्ट टर्म। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट वो भी आपके हाथ में है। एचआरएम पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी इज प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन established to guide the performance of work toward accepted objective। हम लोग पॉलिसीज इसीलिए बनाते हैं प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन की, कौन सा काम किस तरीके से करना है, ठीक है, जिससे आप आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव है उनको हम लोग अचीव कर सकें। तो एचआरएम पॉलिसीज इज ऑल अबाउट प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, साथ साथ हम हिंदी बोलते जा रहे हैं, बोलते पूरा हिंदी रहे हैं, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित होती है हमारी, ठीक है। तो पूर्व प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन एस्टेब्लिश टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क टुवर्ड एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिसीज हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि एक लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करते रहें। किस तरीके से? सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करते रहें, और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सकें। तो पॉलिसीज इज ऑल अबाउट जो हम लोग कानून बनाते हैं एक संस्था के अंदर, जो रूल्स रेगुलेशन, नियमावली जो होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। इंपॉर्टेंसी क्या होती है पॉलिसीज? क्लियर थिंकिंग, बिल्कुल क्लियर सोच होना चाहिए, आपकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको भी पूरी क्लियर होनी चाहिए, और जो संगठन में, जो संस्था में, जो ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑल दोस पर्संस हु आर वर्किंग, जो संगठन और संस्था में जो काम कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर सोच होनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली मैनेजमेंट आपसे क्या चाहता है। तो एक पॉलिसी बिल्कुल, अगर आपने लिख दिया कि 9 से 5 की नौकरी है, 1 घंटे का बीच में लंच रहेगा, 6 दिन आपको काम करना है, तो जो भी है 6 दिन काम करना है, संडे की छुट्टी रहेगी। अगर आपने संडे की छुट्टी नहीं लिखा, बोला 6 दिन काम करना है एक हफ्ते में, तो इंसान को समझ में नहीं आएगा कि 6 दिन काम तो करना है। तो कोई मंडे को छुट्टी ले लेगा, कोई ट्यूसडे को छुट्टी ले लेगा, कोई वेडनेसडे को छुट्टी ले लेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर कंफर्टेबिलिटी। अपनी आरामदायक, अपने आराम के अनुसार दे कैन कस्टमाइज देयर प्लान। तो दैट इज ऑल अबाउट द पॉलिसीज, वॉट एवर द पॉलिसीज वी आर मेकिंग, जो भी हम लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर इन अ थिंकिंग। यूनिफॉर्मिटी इन कंसिस्टेंसी ऑफ द एडमिन, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, एक संगठन में
बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग भी है, एचआरएम भी है, फाइनेंस भी है, ऑपरेशन भी है, प्रोडक्शन भी है, रिसर्च भी है। तो एक संगठन में बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो पॉलिसी शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। एक जैसी पॉलिसी पूरे डिपार्टमेंट के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वाले 5 दिन काम कर रहे हैं, एचआर वाले 6 दिन, फाइनेंस वाले 7 दिन। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक सिक्योरिटी फील हो कि जो इंसान आपके यहाँ काम कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी फील होना चाहिए। कंट्रोल, इट शुड बी इन अ कंट्रोल ऑफ द मैनेजर। कंट्रोल किसके पास में रहेगा? मैनेजर या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनके पास में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। टाइप ऑफ एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी कौन कौन से टाइप की होती है? ओरिजिनेटेड पॉलिसी मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। नोट कर लीजिए, ये बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरिजिनेटेड पॉलिसीज कौन सी होती है? ऑल दोज पॉलिसीज विच इज मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एचआर पॉलिसीज। तो ओरिजिनेटेड पॉलिसी किसको कहते हैं? जो टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं। सेकंड आया अपील्ड पॉलिसीज, मेड ऑन रिक्वेस्ट टू हैंडल सर्टेन सिचुएशन इफ सर्टेन एस्पेक्ट आर मिसिंग इन द मेन पॉलिसी। ऐसी कोई पॉलिसी जो बना रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में बना रहे हैं। आप लोअर लेवल एम्प्लॉयज निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं टॉप लेवल से कि आपने मेन पॉलिसीज में, जो आपकी मेन मुख्य पॉलिसी है, उसमें आपने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। आप एक अलग से एक पॉलिसी बना दो जिससे वो सब पॉइंट्स कवर की हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं अपील्ड पॉलिसी, जिसको रिक्वेस्ट पे पॉलिसी बनाते हैं। इम्पोस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड लीगल अथॉरिटी, ऐसी पॉलिसी से सरकार ने बोल दिया कि 20,000 रुपए से कम को आपको सैलरी नहीं देनी, आप एक सप्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, एक दिन में, एक सप्ते में एक छुट्टी देनी है आपको, साल भर में 12 छुट्टी देनी है। दैट इज कॉल्ड इम्पोस्ट पॉलिसी। इम्पोज करी जा रही है आप पे, जो सरकार ने एक इम्पोज कर दिया लीगल अथॉरिटीज ने, जो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट हो गए, एज पर द इंडियन फैक्ट्रीज इन 1948 हो गया, मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। जो ऐसी लीगल अथॉरिटीज की वजह से जो पॉलिसीज इंपोज की जाती हैं, उसको इंपोज पॉलिसी बोला जाता है। आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? नेक्स्ट इज जनरल पॉलिसी, सामान्य पॉलिसी। डोंट रिलेट एनी इश्यूज में रिप्रेजेंट द प्रायोरिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। डोंट रिलेट एनी इश्यूज में रिप्रेजेंट द प्रायोरिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो एक जनरल पॉलिसीज होती है, एक उसके लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। स्पेसिफिक पॉलिसी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक इश्यूज लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। स्पेसिफिक पॉलिसी किसके लिए होती है? कि जो एक रिक्रूटमेंट के लिए अलग पॉलिसी बना दिया, ट्रांसफर के लिए अलग हो गया, प्रमोशन के लिए अलग हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए अलग हो गया। तो कौन कौन सी पॉलिसी हो गई? ओरिजिनेटेड, अपील्ड, इंपोज्ड, जर्नल और स्पेसिफिक पॉलिसी। अब आया सिस्टम अप्रोच टू एचआरएम। सिस्टम अप्रोच क्या होते हैं? सिस्टमेटिक फंक्शनिंग एज पर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आप ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट चेंज एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट ट्राई टू यूज इट द फुल एक्सटेंट। हमने आपको बताया था कि आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करिए, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करिए, सोशल फैक्टर्स की बात करिए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करिए, लीगल फैक्टर्स की बात करिए, ये सभी के सभी फैक्टर विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल इन नेचर। चाहकर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट कोशिश करिए उसको पूरी तरह से यूज करिए, पूरी तरह से प्रयोग में लाइए। नीड टू फुलफिल वेरियस डिमांड। कस्टमर डिमांड क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस। हम कस्टमर के लिए, कस्टमर का क्या डिमांड होता है एचआरएम से? हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी वाले बनाएं और रीजनेबल प्राइस पे बनाएं। इंप्लॉयज की क्या डिमांड होगी? हायर वेजेस, ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, बहुत जल्दी जल्दी नौकरी से ना निकाला जाए। ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं जहां पे बहुत जल्दी जल्दी नौकरी से निकाला जाता है, ऐसे संगठन की, ऐसे संस्थाओं की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की मार्केट में इमेज बहुत ज्यादा खराब होती है। So we have to be make the policy in a such a manner, so it should be very good retention policy. तो रिटेंशन रेट अच्छा करने के लिए आपको पॉलिसी अच्छी बनानी पड़ेगी, अप्रोच अच्छी रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की क्या डिमांड होती है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस, समय से टैक्स पे करिए। कंप्लायंसेस ऑफ वेरियस लॉज, जो भी वॉट एवर द कंप्लायंसेस ऑफ गवर्नमेंट विच वी हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट। सरकार यही मांग करती है संगठन से, संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से कि आप सभी कंप्लायंसेस को पूरा करिए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज वेरी क्रूशियल।
तो सिस्टम अप्रोच एचआरएम की ये कहती है कि एक आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, बट उसको पूरा यूज करने की कोशिश करिए। Being in a system approach, we have to be fulfill the various demand, customer demand, employees demand, government demand. Customer demand में quality product, reasonable price, employees demand, सैलरी ज़्यादा दीजिए, उनको ज़्यादा पैसा दीजिए, स्टेबल डिमांड रहे, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट रहे। गवर्नमेंट डिमांड क्या होती है कि टैक्सेस उनको समय से पे करिए, कंप्लायंसेज ऑफ वेरियस लॉज। सब लोग एक बार, जो लोग पहली बार बच्चों जुड़ रहे हैं, ऑल दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So I'm just requesting you again, please do like and share and subscribe my channel, ताकि आप लोगों को हर बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। लगातार 5:30 बजे क्लास चलेगी जब तक कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन नहीं होता। टाइमिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन रेगुलर क्लासेस चलेगी, रोज क्लास चलेगी, और अगले 90 दिन 100 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक की एडमिशन नहीं लिया है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्या करें आप लोग, एडमिशंस लीजिए और स्टार्ट लर्निंग विद अस। एचआरएम एंड रिलेशंस विद अदर डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट। तो एचआरएम का देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का हर डिपार्टमेंट के साथ एक रिलेशन बना रहता है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर ह्यूमन रिलेशन चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगी, तो दे हैव टू बी अप्रोच टू द एचआरएम। मार्केटिंग को, फाइनेंस को, ऑपरेशंस को, प्रोडक्शन को, जिस भी डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, दे हैव टू बी अप्रोच टू द एचआरएम डिपार्टमेंट। अब आया ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। एचआर प्लानिंग क्या होता है? असेसमेंट ऑफ एचआर रिक्वायरमेंट, ऑल्सो द टाइम एंड स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में हम लोग ये बात करते हैं कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस एज अ राइट जॉब। सही इंसान सही जगह पे सही समय पर अगर नियुक्ति करना, ये एचआर प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। डेफिनेशन क्या है? एचआरपी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वाई विच मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम HRP is defined as a process by which management determine how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position। मतलब आपकी करंट मैन पावर पोजीशन क्या है और डिजायर्ड मैन पावर कहां पर अपने आप को पहुंचाना चाहते हो। तो एचआरपी इज ऑल अबाउट कि एचआरपी क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज ऑल अबाउट वेयर एक्चुअली यू आर, अभी कहां पर हो, और वेयर यू जस्ट वांट टू बी अचीव, कहां पर आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजीशन टू डिजायर्ड मैन पावर पोजीशन। गूगल मीट पर अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों का लेक्चर छूट जाता है। तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन है कि आप लोग बाद में भी लेक्चर देख सकते हो, बट गूगल मीट पर एक बार आपका छूट गया, रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो आप लोग बाद में लेक्चर नहीं देख सकते। दैट इज द ओनली रीजन आई हैव ऑप्टेड फॉर द यूट्यूब लाइव। ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एचआर। आपके जो एग्जिस्टिंग एचआर है उनका ऑप्टिमम यूज कर पाए, मैक्सिमम नहीं, नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हैरेसमेंट हो जाएगा, मिनिमम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वी शुड यूज द ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एचआर टू फॉरकास्टिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द एचआर, टू फॉरकास्टिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एचआर। हम लोग को अनुमान लगाना है भविष्य में जितनी मानव संसाधन का जरूरत है, to forecasting the future requirement for HR। so whatever the future requirement you have to be forecast। हम लोगों को अनुमान लगाना होगा कि भविष्य के लिए कितनी HRM की जरूरत है। to provide the control measures to ensure that necessary HR are available as and when required। आपको कंट्रोलिंग मेजर करना पड़ेगा, आपको एक इस तरीके से अपना एक संगठन में HRM मेंटेन करना है ताकि आपके यहाँ एक नेसेसरी जितने लोग जरूरत है उतने लोग आपके यहाँ हमेशा रहें। टू असेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ द एचआर। अगर सरप्लस है तो क्या करेंगे? डाउन साइजिंग। अगर शॉर्टेज है तो रिक्रूटमेंट करेंगे। अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या करेंगे? आप क्या करिए? रिट्रेंचमेंट कर दीजिए, वर्किंग और कम कर दीजिए। अगर मान लीजिए, बट अगर शॉर्टेज है तो क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। टू एंटिसिपेट द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन जॉब्स एंड एचआर।
तो being an HR manager, this is our basic responsibility. This is our basic responsibility to anticipate the impact of the technologies on jobs and HR. आप लोगों को पता होगा कि हर साल जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, एक वर्ड होता है ऑटोमेशन, आपने सुना होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन वी आर लूजिंग 2 मिलियन जॉब्स एवरी ईयर. ऑटोमेशन के चक्कर में हर साल हम लोग 20 लाख जॉब को मिस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो आजकल ऑटोमेटिक हो गया है. तो दैट इज द थिंग कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का. तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना है आपको, किस तरीके से यूज करना है आपको, ताकि आप एंटिसिपेट कर सकें, एक प्रिडिक्शन लगा सकें कि जॉब्स पे उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एचआर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. आगे, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट इन सिलेक्ट ट्रेनिंग, आपको डिटरमाइन करने होगा रिक्रूटमेंट का कौन सा लेवल रहेगा, ट्रेनिंग किस लेवल की प्रोवाइड कर रहा है. टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द एचआर एंड हाउसिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, वी हैव टू बी सी दी की कॉस्टिंग कितना है और हाउसिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज किसको एचआर है, ह्यूमन सॉरी हाउस रेंट अलाउंस या होम रेंट अलाउंस किसको किसको देना है. टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द एमडीपी मैनेजमेंट डेवलप प्रोग्राम, हम लोगों को किसको किसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम देना है, एमडीपी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम. ओके, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एचआरपी. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंसी ऑफ एचआरपी, क्या क्या इंपॉर्टेंसी है. फ्यूचर पर्सनल नीड्स, भविष्य की पर्सनल नीड्स को पूरा करते हैं. क्रिएटिंग द हाईली टैलेंटेड पर्सनल्स, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्रिएटिंग द हाईली टैलेंटेड पर्सनल्स. ओके, तो हाईली टैलेंटेड पर्सनल्स को आपको क्रिएट करना है, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द हाईली टैलेंटेड और मोस्ट कैपेबल इंसान को अपने रिक्रूटमेंट में, अपने रिक्रूटमेंट के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भर्ती करने की कोशिश करते हैं. वी ऑलवेज ट्राई टू गेट इट द हाई क्वालिटी एंड द हाई कैपेसिटी कैंडिडेट. इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को हम लोग फॉलो कर सकते हैं. फाउंडेशन ऑफ द पर्सनल फंक्शंस, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव. सपोज दैट रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव का मतलब है, सपोज दैट यू आर रिक्वायरिंग एनी चेंज, आपको अगर कोई बदलाव चाहिए तो ऐसी आप एचआर पॉलिसी बनाइए ताकि आप उन बदलाव को, उन चेंजेस को उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकें. अब आया, तो यहां पर आयुषी आप राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, आप जो भी क्वेरी लिखोगे आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एज पर माय कैपेसिटीज. फैक्टर अफेक्टिंग द एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, आउटसोर्सिंग, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग. एचआरपी को कौन कौन से फैक्टर, आउटसोर्सिंग, आज के टाइम में आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं, पर्यावरण की कितनी सारी अनिश्चितताएं हैं जिसकी वजह से एचआरपी अफेक्ट होती है. ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ किया, ऑर्गेनाइजेशन ने एक, मान ली पहले आपका एक ब्रांच चल रही थी, अब आपने एक ब्रांच की जगह 2 ब्रांच और खोल दिया, तो आपको और नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, नए रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी. या आपने तो ऑटोमेटिकली इफ यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेसेस, देन व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, यू हैव टू बी हायर सर्टेन न्यू पर्सन. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करना है कि फैक्टर अफेक्टिंग द एचआर, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल अफेक्ट करती है, आउटसोर्सिंग अफेक्ट करता है और इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज. अब आया एचआर प्रोग्रामिंग. वंस द ऑर्गेनाइजेशन एचआर डिमांड एंड सप्लाई और फॉरकास्ट, हमने एक बार एचआर की डिमांड और सप्लाई को फॉरकास्ट कर लिया, अनुमान लगा लिया कि मार्केट, आपकी संस्था में डिमांड कितनी है और आपके पास सप्लाई कितनी है. डिमांड मान लीजिए 50 लोगों की है, सप्लाई 40 लोगों की है, तो 10 लोगों को रिक्रूट कर लीजिए. अगर सप्लाई 50 लोगों की, डिमांड 40 लोगों की है, तो 10 लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए या वर्किंग आवर कम कर दीजिए, वर्किंग आवर कम कर दीजिए. तो दैट इज ऑल अबाउट द वंस द ऑर्गेनाइजेशनल एचआर डिमांड एंड सप्लाई और फॉरकास्ट. एक बार आपने अनुमान लगा लिया डिमांड एंड सप्लाई का, टू मस्ट बी रिकंसल्ड एंड बैलेंस इन ऑर्डर दैट वैकेंसीज कैन बी फिल्ड बाय द राइट एम्प्लॉयज एट द राइट टाइम. हम लोगों को उसके बाद वैकेंसीज को फिल्ड करना है ताकि सही इंसान सही समय पर काम करे. एचआर प्लान इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर कन्वर्टिंग एन एचआर प्लान इनटू द एक्शन. बाद में हम लोग फाइनली क्या करेंगे, एचआर प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सक्सेशन प्लान, whatever the टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर. अगर रिक्रूटमेंट की रिक्वायर्ड होगी तो रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी ट्रेनिंग करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिक्वायरमेंट होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे. दैट इज कॉल्ड कि
कि एचआर प्लान को कन्वर्ट करिए एक्शन में, दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन. So this is all about the HRP process, environment, organizational objective and policy, HR need forecast, HR supply forecast, HR programming बता दिया, HR planning, implementation, control evaluation, surplus और shortage. शॉर्टेज है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, सरप्लस है तो रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं, ले ऑफ कर सकते हैं, वर्किंग आवर कम कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एचआरपी प्रोसेस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट सिंस लास्ट 10 मिनट. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये बताई दी हमने आपको, इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इश्यूज, सोशल कंसर्न. यस. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, एचआर प्लान नीड टू बी बेस्ड ऑन द, चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं एक बार फिर से. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपको क्या क्या देखना है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स कौन कौन से, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है. सो वी हैव टू बी सी दीज आर द टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच यू कैन नॉट बी कंट्रोल. तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के तहत हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपके एचआरपी प्लानिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया, या अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन के अलावा रिसेशन की बात करेंगे, डिफ्लेशन की बात करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे. टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज, पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इशू, सरकार ने कोई कानून चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दिया, सोशल कंसर्न, बट दैट इज ऑल अबाउट द सोशल इशू, दैट इज ऑल अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स. फिर आया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज. HR plan need to be based on the organizational objective that implies that objective of the HR plan must be derived from the organizational objective. तो HR प्लान हम लोगों को इस तरीके से बनाना है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा कर सकें. तो वट एवर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वी हैव टू बी वर्क इन सच अ मैनर सो वी कैन फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. हमको इस तरीके से काम करना है ताकि हम लोग HRM ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें. फिर आया HR डिमांड फॉरकास्टिंग, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड. हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में कितने लोगों की क्वांटिटी चाहिए और उनकी क्वालिटी का क्या स्किल सेट चाहिए. बेसिस ऑफ फॉरकास्ट विल बी एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान विल मेक. उसी फॉरकास्टिंग के अनुसार, उसी अनुमान के अनुसार हम लोग एनुअल बजट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स बनाएंगे. डिमांड फॉरकास्टिंग मस्ट कंसिडर सेवरल फैक्टर्स लाइक इंटरनल बजट कंस्ट्रेंट, एम्प्लॉय सेपरेटिज्म, प्रोडक्शन लेवल. तो सीधी सी बात है, एचआर डिमांड फॉरकास्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, एचआर की डिमांड को फॉरकास्ट करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हाउ मेनी पीपल्स यू आर रिक्वायरिंग. सिंपल भाषा में समझिए. टोटली डिपेंड ऑन यू आयुषी, आई विल बी प्रीफर द यूट्यूब लाइव ओनली. डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, मैनेजरियल जजमेंट, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, डेल्फी टेक्निक और रिग्रेशन एनालिसिस. ये बताया जाएगा आपको बाद में, आज तो बेसिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं. HR सप्लाई फॉरकास्टिंग में, सप्लाई फॉरकास्टिंग मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल्स लाइकली टू बी अवेलेबल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपने एक बार डिमांड को फॉरकास्टिंग कर लिया, अब सप्लाई फॉरकास्टिंग करना है कि सप्लाई कहां से फॉरकास्ट अनुमान लगाएंगे, इंटरनल से कितने लोगों को जरूरत, कितने लोगों को रखोगे, या हम लोगों को एक्सटर्नली रिक्रूट करना पड़ेगा लोगों को. ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. अब नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. जॉब एनालिसिस. तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन. सच इंफॉर्मेशन हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. तो जॉब एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जॉब के बारे में. उसी 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 इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, जेडी और जीएस. तो जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन.
जो जॉब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जॉब एनालिसिस के तहत। उसी इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जो जॉब को डिफाइन करता है। जॉब स्पेसिफिकेशन होता है उस जॉब को करने के लिए जो इंसान चाहिए, जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट चाहिए। डोंट बी कंफ्यूज विद द जेडी प्लस जेडी एंड जीएस। 100%, मोर देन 100%, इससे 3 से 4 क्वेश्चन जेडी जीएस से आएंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब को डिफाइन करते हैं कि जॉब टाइटल क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, जॉब की समरी क्या होगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, सैलरी क्या होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशंस होता है जो जॉब को स्पेसिफाई कर रहा है, जैसे कि उस इंसान को काम करने के लिए, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, लोकेशन हो गई राजस्थान, सपोज दैट। जॉब समरी हो गया कि आपको एमबीए और बीबीए बीकॉम के बच्चों को पढ़ाना है। वर्किंग कंडीशन सैलरी हो गई 60,000 70,000 रुपए, दैट इज कॉल्ड जेडी। जीएस क्या हो गया, पर्सन शुड बी नेट क्वालिफाइड, पीएचडी होना चाहिए, एमकॉम कंप्लीट हो, एमबीए कंप्लीट हो, एक्सपीरियंस हो 5 साल का 2 साल का, दैट इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो कैंडिडेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। ए स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन, हमने यही बोला ना, स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू द जॉब, नेसेसरी टू डू द जॉब। उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो एक आवश्यक क्वालिफिकेशन की जरूरत है उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। यूजुअली कंटेन आइटम सच एज एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज ऑल अबाउट द जीएस। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द जेडी एंड जीएस। दिमाग में बैठा लो, जो जॉब को डिफाइन करेगा, एक पर्टिकुलर नौकरी को डिफाइन करेगा, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। उस नौकरी को करने के लिए जो कैंडिडेट चाहिए, उस कैंडिडेट के अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको बोलते हैं जीएस। अब आया पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दीज आर द 6-7 पॉइंट जिसके लिए हमको जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है बता ही दिया। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूट करना लोगों को। रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैंडिडेट। सिलेक्शन होता है चयन करना, ट्रेनिंग ट्रेन करना, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन। अब है मेथड ऑफ कलेक्टिंग द जॉब डेटा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट टू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स। आप कुछ अपने आप से कुछ ऑब्जर्व करके, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके, कोई भी चीज आपने ऑब्जर्व की उसके बाद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप। इंटरव्यू, यू आर टेकिंग सर्टेन इंटरव्यू फ्रॉम सम सर्टेन स्पेसिफिक कैंडिडेट, कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं आप। क्वेश्चनियर आपने भरवा लिया। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस करके आपने कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया। अब आया प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। पहला आया स्ट्रेटेजिक चॉइस, देन गैदर द इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस बहुत कम किताबों में, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइस, गैदर इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जेडी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइस इज अ वेरी फास्ट, देन इन गैदरिंग द इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जेडी। स्ट्रेटेजिक चॉइस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, नोट करते रहिए सब। हम लोग आपको पीपीटी भेज देंगे, आपको नोट्स, आपको हर लेक्चर के बाद रोज का रोज नोट्स मिल जाएगा आपको। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, लेवल ऑफ डिटेल्स, व्हेन एंड हाउ एंड ऑफन, पास्ट ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। तो स्ट्रेटेजिक चॉइस में आपको ये सब 4 चीजों का दिमाग में रखना है। गैदर द इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू कलेक्टेड, मशीन से डेटा कलेक्ट करना है, टूल्स, वर्क एक्टिविटीज, कौन सा डेटा आपको कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा यूज करना है, हु टू कलेक्ट डेटा, करेक्ट डेटा कौन कलेक्ट करेगा, ट्रेंड एनालिस्ट कलेक्ट करेगा, सुपरवाइजर कलेक्ट करेगा, जॉब इनकम्पिटेंट। तो दैट इज ऑल अबाउट कि हु टू कलेक्ट द डेटा, डेटा कौन कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड। थर्ड हो गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हाउ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विल बी यूज इन फॉर्मिंग द जेडी एंड जीएस। जो भी आपने कलेक्टेड इंफॉर्मेशन करा है वो उसको जेडी और जीएस में कैसे यूज करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता ही है, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भी आपको पता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
यस उमंग, आर प्रोसेस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी टॉपिक, यस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रिक्रूटमेंट की बात करिए, सिलेक्शन का बात करिए, प्लानिंग का बात करिए, ऑर्गेनाइजिंग का बात करिए, स्टाफिंग का बात करिए। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है। सीक्वेंसिंग में लगाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज पहला दिन था इसलिए केवल 45 मिनट आपको पढ़ाया गया। हल्के हल्के टाइमिंग बढ़ेंगे, हल्के हल्के टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेंगी। सो ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव टेकन द एडमिशन, सो थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक के एडमिशन नहीं लिया है, या श्योर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, क्योंकि इतनी इतनी बार हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ाया। मध्य प्रदेश की बात करिए, यूपी की बात करिए, छत्तीसगढ़ का बात करिए, हरियाणा का बात करिए, हिमाचल प्रदेश का बात करिए, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया है कि आयोग कमीशन या आयोग पेपर कैसे सेट करता है। पेपर बहुत इजी आता है, मेरिट बहुत हाई जाएगी, ये समझ लीजिए आप। पेपर बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा राजस्थान का और मेरिट बहुत हाई जाएगी। बट तो ये है कि आपको केवल याद करना, चीजें रटना है। यू हैव टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग एक्चुअली। So once again, thank you so much for joining. Anyone is having any doubt, please do ask me. किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं आप लोग। पहले पेपर 1 पूरा लेकर चलेंगे, उसके बाद पेपर 2 लेकर चलेंगे। So once again, thank you so much for joining बच्चों। टेक केयर, गुड बाय। स्टिल एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग।